प्रिय छात्रों, पिछले दिनों में आपको सांप्रदायिकता और जातिवाद ये सारी चीज़ें बता ही रहा था। NGO वगैरह सब बता दिया हूँ। ये सांप्रदायिकता भी बता दिया था, जातिवाद से हानियाँ भारत, हाँ जातिवाद से हानियाँ। पीछे आपको जातिवाद हम बता रहे थे। आज चतुर्थ सेमेस्टर में आपको हम जातिवाद बता रहा था पीछे। जातिवाद के विषय में पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जब लोग अपने निहित स्वार्थों को अपने ही वर्ग के, अपनी ही जाति के लोगों के लिए केवल कार्य करते हैं और अन्य जातियों की क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, जातिवाद का। इनसे हानियाँ क्या होती हैं? जातिवाद से सांप्रदायिक दंगे होते हैं समाज में। आज आप देख लो, आए दिन चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसी न किसी मैटर को लेकर के क्या होता है, दंगे हो जाते हैं हमारे देश में। और देखो कोई कुशलता में कमी आती है, नैतिक पतन है तो बता चुके हैं लगता है। आगे चलिए, जातिवाद की समस्या का निवारण कैसे किया जाए। जातिवाद के इस जो हमारे मन में कूट कूट के भर गया है यादव पंडित ठाकुर वाली भाव, इससे ऊपर उठ करके सोचना चाहिए और हमें समाज के लिए सोचना चाहिए, पूरे देश के लिए सोचना चाहिए। तब जातिवाद को हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। राजनीतिज्ञों को अपने निहित स्वार्थ को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। आज राजनीतिज्ञ अपने निहित स्वार्थ के लिए जातिवादी बीज बोते हैं, और जातिवादी भावना का बीज बोने के कारण ही कि विकास दुबे नामक पंडित एक 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता है। इसके बावजूद भी योगी की पुलिस पकड़ नहीं पाती और वो क्या हो जाता है, फरार हो जाता है। ऐसा नहीं, यही जातिवाद है। कितना बड़ा गुंडा हो गया कि वो भाग जा रहा है, आप पकड़ नहीं पा, आपकी पुलिस नहीं पकड़ पा रही। इसलिए नहीं पकड़ पा रही कि क्योंकि वह क्या है, वो जनरल, उसको भगाया जा रहा है, किसी तरीके से फरार हो जाए यहाँ से। ये जातिवाद है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजनीतिज्ञों को इस बात से ऊपर उठ के सोचना होगा, तभी जातिवाद क्या होगा, समाप्त होगा। अंतर्जातीय विवाहों, पीछे भी बता रहा था मैं कि अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे जातिवाद की भावना समाप्त होगी। एक जात दूसरे जातियों में शादियाँ करने लगे, अपने आप सीधे सीधे जातिवाद का भावना जो दिमाग में बुखार लोगों के जातिवाद का, वो क्या होगा, समाप्त होने लगेगा। और यदि जातिगत आधार पर किसी प्रकार का कोई भी निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा, तो उसे गैर कानूनी घोषित करने का भी अधिकार न्यायालय के पास होना चाहिए कि न्यायालय उसे क्या कर दे, गैर कानूनी घोषित कर दे। जातिवाद को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, उनके ऊपर अधिक कठोरात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे जातिवाद को बढ़ावा ना दिया जा सके। जन सामान्य में राष्ट्रीयता की भावना विकसित की जाए। जैसे हमारे देश में जब खेल होती है, हमारे देश की सेना आज चीन और क्या नाम से भारत लद्दाख में लगी हुई है, वो राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत है। जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए, वो किस लिए, भारत माता के लिए शहीद हुए। ये राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर थी। ऐसा नहीं तो भी जाते और इधर उधर छुप जाते, लेकिन नहीं, देश के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने को बलिदान कर दिया। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुसूचित जातियां मैंने पीछे बताया था आपको कि भारत के संविधान में जाति के आधार पर नहीं, कुछ कैटेगरी बनाई गई है, जनरल, OBC, SC और ST, जिसको हम क्या कहते हैं, JEN, ये क्या नाम से जनरल है, और दूसरा OBC, और तीसरा SC, और चौथा ST। ये कैटेगराइज्ड किया गया है
कि जो हमारे समाज के संपन्न वर्ग के लोग हैं उनको जनरल में डाला गया, उसके बाद ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो उनसे नीचे हैं उनका पिछड़े वर्ग जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किए कि इसको मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भारत सरकार ने भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं इनके लिए दी गई हैं कि इनको संविधान की पाँचवीं अनुसूची में जो 12 अनुसूचियाँ हमारे देश में बना दी गई हैं उसमें एक 5वीं अनुसूची ऐसी है जिनमें इनके लिए विशेष रूप से प्रशासन में नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं और 93वां संशोधन उस समय किया गया 2005 में और इनके लिए विशेष उपबंध किए गए, जैसे इनके आर्थिक उत्थान हेतु सहायता दी जाए, इनका जैसे कुटीर उद्योग लगाना हो, चाहे इनको कर्ज लेना हो, जो भी कुछ करना, कोई भी उद्योग करना चाहते हैं तो बैंक से इनको आसानी से ऋण क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जाए। सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत एससी को जो है 15% और जो एससी होता है और जो एसटी होता है उसको 7.5% मीन्स दोनों को मिला करके करीब 22.5% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसमें भी आप लोग जानते रहिए क्योंकि कभी कभी आप लोगों के दिमाग में आता है कि हमें कितना मिलता है एससी वालों को, एसटी वालों को। तो एससी को जो है 15% और 7.5% किसको आरक्षण दिया जाता है, एसटी मीन्स अनुसूचित जनजातियों को। ऐसे ही विभिन्न उत्थान एवं सहायता कार्यक्रम इनके लिए निःशुल्क चलाए जा रहे हैं। तमाम जो है देखिए इनके लिए कोचिंग संस्थानों से लेकर के और छात्रवृत्तियाँ इत्यादि लेकर के जितनी भी शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के किसी भी समाज में की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनको इनके विकास के लिए अनेकों संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भारत आज़ाद होने के बाद संविधान लागू हो गया, देश गणतंत्र घोषित हो गया, तो संविधान के अनुच्छेद में एक 17वां अनुच्छेद है जिसके तहत अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत, हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र को जो है अछूत समझा जाता था, जिसके छू देने मात्र से ही समाज की द्विज जातियाँ क्या हो जाती थी, अपवित्र हो जाती थी। इनके इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई कि अब किसी के छूने से आप अगर इस तरह का भेद करते हैं तो आपके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। इसीलिए क्लासेज में आप देख लो कि एक दूसरे के हर जाति के बच्चे एक साथ बैठते हैं, यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आप दुकानों पर खान पान करने जाते हैं, चाय पानी वगैरह की दुकान पर, तो कुछ नहीं, कोई भेद नहीं होता। भेद केवल अगर है कहीं पर तो आपके घरों पर है, आपके गांव पर है, जहां पर कि आज भी वो मेंटलिटी आपके दिमाग से नहीं निकलती। आपके दिमाग में आता है कि दलित है, इसको छूने से हमें क्या होता है, हम जो है अपवित्र हो जाते हैं। ये भाव अभी आपके दिमाग से निकल नहीं है। भारत का संविधान तो समाप्त कर दिया, इसलिए इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना दिए गए। शैक्षणिक सुविधाएं इनको मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर के IAS PCS से लेकर के हर क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही एक शब्द आता है गुट निरपेक्षता। भारतीय संविधान में गुट निरपेक्षता शब्द की बात आती है, ये क्या होता है इसे भी आप जान लें। जैसे धर्म निरपेक्षता आपने पढ़ा था, वैसे ही एक आता है गुट निरपेक्षता। संप्रदाय मतलब धर्म निरपेक्षता का मतलब किसी भी धर्म को ना मानते हुए सभी धर्म को मानना। ये भारतीय संविधान की व्यवस्था है कि भारत का संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद सभी धर्मों को मनाने की आज़ादी देता है। ऐसे ही गुट निरपेक्षता, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। एक तरफ अमेरिकन कंट्रीज थे, अमेरिका के जो पूंजीवादी राष्ट्र थे, और दूसरी तरफ रूस के लोग थे, रूस जो साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के लोग थे। इन दोनों धुरी शक्तियों का जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्ति होती है तो फिर एक व्यवस्था बनाई जाती है। दोनों देश रूस और अमेरिका ये दुनिया के देशों को अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं कि आप मेरे गुट में आ जाओ, आप मेरे गुट में आ जाओ। तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री हमारे
श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाऊंगा। गुट निरपेक्षता का मतलब था कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा। मुझे अमेरिका से भी ज़रूरत है और मुझे रूस से भी ज़रूरत है। इसलिए गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, तटस्थ रहना। तटस्थ रहने का मतलब कि ना तो हम अमेरिका के साथ रहेंगे और ना ही रूस के साथ रहेंगे, लेकिन हमारा दोनों का साथ रहेगा। मुझे समाजवादी व्यवस्था की भी ज़रूरत है और मुझे पूंजीवादी व्यवस्था की ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला भी देश कहा जाता है। इसके अलावा गुट निरपेक्षता की नीति में जो है पंचशील के सिद्धांत क्या होते हैं। गौतम बुद्ध ने जो पंचशील अपना एक सिद्धांत दिया था, उसी के आधार पर जब भारत और चीन से 1962 में युद्ध हो जाता है, तो युद्ध होने के बाद जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधान राष्ट्रपति दोनों मिल करके इसी बौद्ध धर्म के आधार पर, पंचशील सिद्धांत के आधार पर उन्होंने समझौता किया था। क्योंकि कभी हम हिंदी चीनी भाई भाई कहा करते थे, लेकिन चीन के अंदर वो जो क्या नाम से एक धोखेबाजी की रणनीति है, उसकी हर बार छलकती है। अभी लद्दाख में आपके देखिए गलवान घाटी में घुसा था, तो जवाहरलाल नेहरू के साथ पंचशील सिद्धांत का समझौता हुआ था 1954 में। और उस सिद्धांत के आधार पर क्या हुआ था कि एक दूसरे राज्य की सीमा में उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाएगा। मीन्स किसी की सीमा का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं करेंगे, जिसका क्या कर रहा है चाइना, उल्लंघन कर रहा है। पंचशील सिद्धांत का जो उसके साथ समझौता हुआ उसका पालन नहीं कर रहा। शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व की भावना का पालन करेंगे हम। ऐसे समानता एवं पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखेंगे। उसकी तमाम चाइनीज कंपनियां हमारे देश में आई हैं, अब व्यापार कर रही हैं, लाभ कमा रही हैं, लेकिन इसका ध्यान वो नहीं दे रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, इसके बाद भी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करना चाहता है। इसीलिए आपने देखो 52-54 ऐप्स उसके बंद कर दिए गए। हमारी सरकार उसको आर्थिक से लेकर के हर मोर्चे पर उसको जो है अपने कूटनीतिक स्तर पर दबाव बनाना शुरू किया, तब जा कर के अपनी सेना को क्या कर रहा है, पीछे हटा रहा है। ऐसे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की भी नीति अपनाने की बात कही गई थी। अभी हमारी सरकार ने जब 370 को हटाया, तो भी चाइना ने पाकिस्तान को उकसाया कि देखो 370 हटा दिया भारत सरकार ने। कहने का मतलब कि पंचशील सिद्धांत केवल उसने समझौता किया है, उसको मानता नहीं है। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भी जो है हमारे देश में शांति के प्रयास किए गए। मलाया से लेके अल्जीरिया, मंगोला, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, आज बांग्लादेश, जो स्वतंत्र राष्ट्र वाले समर्थन है, उन्होंने भी गुट निरपेक्षता की नीति का ही समर्थन किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं रहेंगे, ना तो सोवियत संघ वाले गुट में शामिल रहेंगे और ना ही अमेरिका के गुट में शामिल रहेंगे। हम दोनों गुटों से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, और फिर भी हमारे संबंध दोनों गुटों से रहेंगे। गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी में शामिल नहीं रहेंगे, नहीं, हम शामिल नहीं भी रहेंगे और साथ भी रहेंगे। हमारा मित्र अमेरिका भी होगा और हमारा मित्र रूस भी होगा। आज इसी की नीति पर चल करके आज देखिए अमेरिका भी आपके साथ खड़ा है और रूस भी आपके साथ खड़ा है, क्योंकि अमेरिका और रूस में एकदम कट्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की गुट निरपेक्षता नीति की ही देन है कि आज दोनों देश आपके साथ खड़े हैं और चाइना को जो है पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही आपका ये पाठ भी यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।